अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 लेक्चर कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग हर वीडियो के अंदर 4-4 लेक्चर्स कवर करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर 1 जो है आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर MCQs टाइप हैं। सो पार्ट 1 यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन HCI। सो यहाँ पे कुछ MCQs ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको वो बता दूंगा, साथ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डेवलप्ड ड्यूरिंग पास्ट 40 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद सर ने यहाँ पे लिखा है जी, नाउ इट इज़ 21st सेंचुरी, ड्यूरिंग द पास्ट 30 ईयर्स टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस टू सच एन एक्सटेंट दैट ऑलमोस्ट एवरीवन कम इन कॉन्टैक्ट विद कंप्यूटर इन वन वे और अदर। सर कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर या हम लोग ये देख लें कि पास्ट 30 ईयर्स के अंदर जितने भी एडवांसमेंट आई है उसके अंदर हर बंदा किसी ना किसी तरह से कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। सर कहते हैं कि अगर आप सोचें, थिंक अबाउट अ मिनट, अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, आज इस डे के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब जो हमारा आज दिन चल रहा है, इस दिन के अंदर हम लोग देखें कि हम लोग ATM यूज़ कर रहे हैं, सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, VCR यूज़ कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल मशीनें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टिकट मशीनें यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि सारी की सारी कंप्यूटराइज हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर आर एवरीवेयर। सर कह रहे हैं कि कंप्यूटर हर जगह है। वी आर सराउंडेड बाय कंप्यूटर, नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि ये अब हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग के कंप्यूटर के जो पिछले दिन थे, जो अर्ली डेज थे, उसके अंदर क्या था कि जो स्किलफुल पर्सन थे, जो टेक्निकल पर्सन थे, सिर्फ वही कंप्यूटर को चला सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, बिकम अ टूल ऑफ एवरीडे यूज। अब क्या है कि अब हर बंदा मुख्तलिफ जगह पे बैठ के इसको यूज कर रहा है। पहले क्या था, सिर्फ हाईली ट्रेंड जो कंप्यूटर मास्टर थे सिर्फ वही कंप्यूटर को चलाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो है कंप्यूटर को चला सकता है, और मोस्टली अनपढ़ बंदे भी आजकल कंप्यूटर चला रहे हैं। कहते जी, वन कंप्यूटर फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द कमर्शियल सीन इन द 1950s, कि कंप्यूटर जब पहली बार कमर्शियली अपीयर हुआ था तो वो 1950s के अंदर हुआ था। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू यूज़। मैंने आपको जैसे स्टार्टर में बताया कि ये जो पहले कंप्यूटर्स थे उनको चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीनें थी, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनें थी। अगर उनको कंपेयर किया जाए ह्यूमन लेबर के साथ तो ये ह्यूमन की निस्बत जो है थोड़ी सी इनको एक्सपेंसिव पड़ती थी, ठीक है जी। दे वर यूज्ड ओनली बाय टेक्निकल स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इनको कौन चलाता था? टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो थे, कुछ साइंसदान जो थे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे, वो इनको चला सकते थे, हम बंदा इनको चला ही नहीं सकता था, ठीक है जी। कहते हैं जी, लिटिल वाज नाउ अबाउट हाउ टू मेक देम ईजियर टू यूज। अब उसके बाद यहाँ पे सर ने लिखा जी, ड्रामेटिक डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर की प्राइसेस के अंदर, कंप्यूटर के साइजेस के अंदर क्या हुआ, एक ड्रामेटिक डिक्रीज आया। कैसे आया? उसकी सबसे बड़ी वजह थी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिगन द डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन चिप। अब इस सिलिकॉन चिप की बेस के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ देम नोट टू टिनी इंडिविजुअल चिप्स paved the way for its development of powerful computers and large storage capacity। कहते हैं कि इस चिप की बेस के ऊपर इन्होंने एक ऐसी एडवांस डेवलपमेंट की कंप्यूटर की कहने की इंडस्ट्री के अंदर, जिसके थ्रू इन्होंने लार्ज स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड की, ठीक है, साइज को रिड्यूस किया, ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव मशीनें जो है वो बनाना शुरू कर दी, ठीक है जी। जो पहले मशीनें थी, इन लेस देन 30 ईयर्स कंप्यूटर चेंज फ्रॉम बीइंग ह्यूज मशीन हाउस इन लार्ज एयर कंडीशन रूम टू मच स्मॉलर मशीन्स। कहते हैं कि जो पहले कंप्यूटर से, क्योंकि वो एक रूम का साइज लेते थे, उनके अंदर आपको एयर कंडीशनर जरूरत होती थी जब आपने उनको चलाना होता था। लेकिन अब आप देखें कि हम एक टेबल के ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर रख लेते हैं, यानी कि इसका साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, वो जो मैं आपको पहले बात कर रहा था। सम डैट कैन ईजिली बी कैरिड आउट अराउंड बाय चिल्ड्रन। कहते हैं कि अब तो ये हिसाब आ गया है कि लोग अपने साथ ही, मतलब अपने बच्चों के साथ ही कंप्यूटर को भी कैरी करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। कंप्यूटर आल्सो बिकम मोर reliable and today's machine do not suffer from overheating like their ancestors। अब कहते हैं कि वाली जो मशीनें वो ओवरहीट नहीं होती। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन द 1970s वाज अ मेजर लैंडमार्क, ठीक है जी। उसके बाद ये एक मेजर लैंडमार्क हुआ था जब एक फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था 1970 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर परफॉर्मिंग मोर एंड मोर टास्क। देखा ना, कंप्यूटर आजकल के दौर में क्या एक काम है जो नहीं कर रहा।
कंप्यूटर की आपकी हर जगह, हर एक फील्ड के अंदर आपके कंप्यूटर है। आप चाहे मेडिकल की फील्ड उठा के देख लें, आप चाहे बैंकिंग की फील्ड उठा के देख लें, आप चाहे किसी जनरल स्टोर वाले को देख लें, ठीक है? आप किसी भी फील्ड को देख लें उठा के, उसके अंदर एक ना एक कंप्यूटर वाला बंदा आपको लाज़मी देखने को मिलेगा। हत्ता कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक कंप्यूटर वाला आपको लाज़मी देखने को बंदा मिलेगा, ठीक है जी? उसके बाद यहाँ पे देखें जी, कंप्यूटर दैट वी आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज़ विद फास्ट साइकिल सच एज़ ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग फॉर एयरलाइंस एंड रिटेलिंग कुड नॉट मेक यूज़ ऑफ दीज़ मशीन्स। They were not sufficiently fast or responsive, but this is not a problem with modern computer। कहता है कि जो पहले मशीन थी वो थोड़ी सी स्लो थी, ठीक है, और वो ये जो एयरलाइंस वाले थे और रिटेलिंग वाले थे वो इनको यूज़ ही नहीं करते थे इसी वजह से। लेकिन अब वाली जो मशीनें हैं वो इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। अब तो मशीनरी जो है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है, और अब तो जो काम है वो विदिन सेकेंड्स होता है, इसलिए अब तो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। आगे कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए गए, यानी कि कुछ ब्राइट साइड बताई गई है और कुछ इन्होंने डार्क साइड बताई हुई है। अब ब्राइट साइड कौन सी है जी? ब्राइट साइड ये है जी, कंप्यूटर आर एनेबलिंग न्यू डिस्कवरीज। कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज की हैं, बिल्कुल सही बात है। लीडिंग टू एफिशिएंसी जी। उसके बाद मेकिंग आवर लाइफ ईजी एंड कन्वीनियंट, बिल्कुल। अब इसके कुछ डार्क साइड भी है। कंप्यूटर आर अनोइंग अस, ठीक है, कंप्यूटर आर किल अ फ्यू ऑफ अस। बिल्कुल सही बात है जी, कंप्यूटर हम में से बहुत से लोगों को मार चुका है जी, नो डाउट। ये रिसेंटली एक गेम आई थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। कंप्यूटर एनेबलिंग न्यू डिस्कवरी जी, कंप्यूटर की मदद से हम बहुत ज़्यादा नई जो चीज़ें वो याद कर रहे हैं, नो डाउट। लीडिंग टू एफिशिएंसी, ये हमें एफिशिएंसी एक एक्यूरेट, देखें ना, अब आप फर्ज करें जी, आप 4 लाख कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, विद इन सेकेंड्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपकी टाइपिंग पे टाइम लग रहा है। इन्होंने हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी कर दी है, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे सर कह रहे हैं कि इन टर्न वी विल बी टेम्पटेड टू किल आवर कंप्यूटर। अगर हम चाहें भी तो हम अपने कंप्यूटर को मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम डिपेंड कर चुके हैं इन मशीन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये सिनेरियो दिया गया है जहाज़ का और कंप्यूटर के बारे में कि इन दिसंबर 1995 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 965 डिपार्टेड फ्रॉम मियामी ऑन अ रेगुलर शेड्यूल ट्रिप टू कैली, कोलंबिया। अब ये क्या हुआ था कि 1995 के अंदर अमेरिकन एयरलाइंस जो थी वो मियामी से शेड्यूल हुई थी, कहाँ? काली, कोलंबिया की तरफ, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि अब यहाँ पे ऑन द लैंडिंग अप्रोच द पायलट ऑफ द 757 नीडेड टू सेलेक्ट द नेक्स्ट रेडियो नेविगेशन फिक्स नेम रोजो। अब पायलट ने सेलेक्ट करना था नेक्स्ट रेडियो नेविगेशन फिक्स, जो उन्होंने किया था वो था रोजो, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, वहां पे जो इंटर कर दिया क्या, रोमियो। उन्होंने इंस्टेड ऑफ रोजो, पायलट ने इंटर क्या कर दिया, रोमियो। अब गलत एंट्री की वजह से, गलत नेविगेशन की वजह से क्या हुआ, 132 माइल जो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि जो हमारा जो जहाज़ था वो क्रैश हो गया। उसमें हुआ क्या फिर, 152 पैसेंजर एंड ऑल 8 क्रू मेंबर्स अबॉर्ड पिरिश्ड, यानी कि 152 पैसेंजर थे, उनकी भी डेथ हो गई इसके अंदर। और इसके अलावा जो 8 उनके को मेंबर्स थे जहाज़ के अंदर, जैसे एयर होस्टेस होती हैं, इस तरह उनके जितने भी मेंबर्स थे वो भी जो है वो उनकी भी डेथ हो गई। 4 पैसेंजर सर्वाइव्ड विद सीरियस इंजरीज, और 4 पैसेंजर जो थे कुछ सीरियस इंजरीज के साथ बच गए, ठीक है जी। उसके बाद ये कैमरे का कंप्यूटर के साथ क्या ताल्लुक है उसके बारे में बात की गई है कि 30 ईयर्स अगो 35 पेंटेक्स मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता था। उसके अंदर क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक कैमरा 20 कैनन T70 used to a battery to power it's rather than a simple exposure computer, and it is automatic film drive. It had a simple on off switch so that battery was not wear down needlessly। अब इसमें होता क्या था कि इसमें इन्होंने ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ था, तो अगर आपको इसकी कैमरे की ज़रूरत होती थी तो आप इसको ऑन कर लेते थे, अगर आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप इसको ऑफ कर देते थे। उसके बाद 5 ईयर बाद क्या हुआ, 5 ईयर अगो क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन डिजिटल कैमरे बनाए गए। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर इन्होंने ऑन ऑफ स्विच मोड दे दिया। उसके साथ बाद इन्होंने क्या किया, एक स्मार्ट रूडिमेंटरी कंप्यूटर जो है वो इंसर्ट कर दिया इनके अंदर। और फिर हुआ क्या कि अगर हम लोग कैमरे को टर्न ऑफ करना भूल जाते तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद टर्न ऑफ हो जाता था। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई 1 साल पहले, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर भी इन्होंने एक स्मार्ट चिप इंसर्ट की जिसके साथ हम लोग ऑन ऑफ के मोड के साथ साथ उसको प्ले भी कर सकते थे और रिकॉर्ड भी कर सकते थे, ठीक है। यानी कि ऑन ऑफ के साथ हम उसको रिकॉर्डिंग का फीचर भी इसमें अंदर डाल दिया गया। इसके बाद न्यूएस्ट कैमरा जो 3rd जनरेशन कैमरे आई निकॉन के, उसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने ऑन ऑफ स्विच के साथ हमें कुछ सेटिंग्स दे दी कि आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद मैनुअल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ऑन ऑफ तो फिर था ही इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे घड़ी का बताया गया है, तो ये कोई इतना खास नहीं है, इसको आप बिल्कुल स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर विद द कार, तो यहाँ पे उन्होंने कार डिज़ाइन की थी, ठीक है, जिसके अंदर 7 कंप्यूटर यूज़ हुए थे और ये हेल्प करते थे, इसके डिफरेंट पर्पज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते थे। लाइक फ़र्ज़ करें जी, एक जो इनमें से था कंप्यूटर वो मैनेज करता था इंजन को, दूसरा कोई स्पेशल प्रोसीजर को हैंडल कर रहा था, लाइक अब नॉर्मल सिचुएशन आए, लाइक कोई बैक फायर ही हो जाती है, इस तरह की जो सिचुएशंस में वो हेल्पफुल कर रहा था इनको। उसके बाद टू प्रिवेंट द डैमेज कंप्यूटर वुड शट डाउन द इग्निशन एंड स्टॉप द कार। सो इस तरह की यहाँ पे लाइनें लिखी हैं, तो मैंने जो चीज़ें मेनली है वो हाईलाइट कर दी हैं आपके लिए। सो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको कंसेप्ट दे दी है। उसके बाद कंप्यूटर विद द वर्शिप, यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया कि इन सितंबर ऑफ 1997 कंडक्टिंग फ्लीट, यहाँ पे एक फ्लाइट थी, मैं आपको वैसे ही कंसेप्ट दे देता हूँ, बैरी जहाज़ था। उसमें क्या हुआ था, नेवी के जो टेक्नीशियन थे उन्होंने जब इंटर किए कमांड 0, तो क्या हुआ कि शिप बोर्ड मैनेजमेंट के जो कंप्यूटर थे उसने क्या कर दिया, उसने 0 को डिवाइड कर दिया एक अनदर नंबर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अनडिफाइंड रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट की बरोस हुआ क्या कि जो कंप्लीट सिस्टम था वो क्रैश हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो जहाज़ था वो डूब गया, ठीक है जी। पेंटियम प्रो विंडोज वक्त रन हो रही थी उस पीसी के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद रोल ऑफ HCI दिया गया है, तो HCI प्लेज अ रोल टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द इंटरफेस ऑफ मशीन्स एंड ह्यूमन। उसके बाद डिफाइन दी गई है जी HCI की। HCI क्या होता है? ह्यूमन कंप्यूटर एक्शन इज अ डिसिप्लिन concerned with design, evaluation, and implementation of interactive computing system for human use with the study of the major phenomena surrounding them। ठीक है जी, कि जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कंसर्न करता है डिज़ाइन के साथ, इवेल्यूएशन के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ और कंप्यूटर के साथ इंसान का जो है वो तल्लुक जो है कह लें कि बढ़ा रहा है, उसको समझने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके अंदर हेल्प कर रहा है, इसको आपने अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है वो सारे के सारे इसको बता रहा है, ठीक है। कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का मकसद ये है कि वो कंप्यूटर को इंसान जो है वो इंसान के करीब लाया जा सके, ठीक है। ये अगेन से डिफाइन दी गई और वही प्रॉब्लम्स को दोबारा डिस्कस किया गया है, तो इसको मैं अगेन से यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो ये वही सारी चीज़ें आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर का बैंक के साथ कंसेप्ट आ गया कि अगर आप ATM यूज़ कर रहे हैं तो ATM में ये होता है कि अगर तो हम कोई रॉन्ग पिन वगैरह ऐड करते हैं तो हमारा ATM जो है वो हमें पैसे निकाल के नहीं देता। ये अगर आपका करंट अकाउंट है और अगर आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तब भी आपका अकाउंट में से पैसे नहीं निकलते। तो इस तरह के यहाँ पे लाइन्स लिखी हुई हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, ह्यूमन स्पीशीज़ कौन से होते हैं? ह्यूमन स्पीशीज़ आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग स्पीशीज़ ऑन द प्लेनेट। कि ह्यूमन जो है वो दुनिया के ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्पीशी है प्लेनेट के ऊपर। दे आर द मोस्ट कम्प्लेक्स लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। दे थिंक ऑन अ प्रॉब्लम डायनामिकली एंड दे कैन फाइंड मैनी सोल्यूशन दैट दे मे नॉट एग्जिस्ट बिफोर। कहते हैं कि ये ऐसी मखलूक है दुनिया के ऊपर जिसका अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना भी आया हो तो ये खुद भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर स्पीशी जो है इसको इंसान ने बनाया है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में इंसान की हेल्प करता है जो कि इंसान के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, नो डाउट, ये थकता नहीं है, इसकी कोई इमोशंस नहीं है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है और ये सोच नहीं सकता खुद, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर के साथ सोच सकता है, बट ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये सोच सकता है। उसके बाद ये यहाँ पे ये जो लाइन्स लिखी हैं आप इनको इग्नोर कर दें क्योंकि आपके लिए ये करने वाली नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा, तो मैं आपको खैर बता देता हूँ। इसमें ये लिखा गया है कि अगर आपने कंप्यूटर लिटरेसी किन बंदों के लिए जानना ज़रूरी है? कंप्यूटर लिटरेसी जाना सिर्फ उन बंदों के लिए ज़रूरी है जो कि कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या कोई स्पेशलाइजेशन के अंदर जाना चाहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ बैड टूल इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट IFE डिलीवर मूवीज़ एंड म्यूज़िक टू एयरलाइन पैसेंजर। ये एक कहने का इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू ये डिलीवर कर रहे थे मूवीज़ और म्यूज़िक अपने एयरलाइन पैसेंजर को, ठीक है। इससे हुआ क्या कि जब इन्होंने इसको बंद किया तो जो पैसेंजर थे उन्होंने इनकी फ़्लाइट के अंदर जाना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये बोरिंग सा टॉपिक है, खैर मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खैर ये भी कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी आप छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी कोई नहीं है, ठीक है, या फिर इसको स्किप भी कर दें बेशक। उसके बाद ये नोवाटेक सर्वे कहता है 1 in every 4 कंप्यूटर हैज़ बीन फिजिकली अटैक्ड बाय इट्स ओनर, ठीक है जी। 1 ऑफ द 4 कंप्यूटर क्या होता है कि फिजिकली अटैक होता है किसका? ओनर का, अपने कंप्यूटर के ऊपर। क्यों?
कहते हैं जी ये अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, अपना गुस्सा जो होता है और डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से अपने कंप्यूटर पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सपोज़ करें वो कंप्यूटर को क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाना जानते थे, तो वो जब मेल करते थे या मैसेज को करते थे किसी को, तो ज़ाहिर है वो उसके मल्टीपल रिप्लाईज़ आते थे उनको, ठीक है? वो एक मैसेज का को 4200 बंदे रिप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है बंदे को फिर आएगा ही सही, बंदा फिर कंप्यूटर पे गुस्सा निकालेगा ना, ज़ाहिर है। तो ख़ैर ये बहुत गलत है, निकालना तो नहीं चाहिए। अब अक्सर मैं लोग देखता हूँ वो गेम हार जाएँ तो जी कंप्यूटर पे गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये भी अपने पीसी वगैरह के ऊपर गुस्सा निकालते थे, फ्रस्ट्रेशन निकालते थे अपनी मशीन के ऊपर। ठीक है जी। सो यहाँ पे वी डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च इनटू पीपल रिलेशन विद देयर कंप्यूटर एंड वी वर अमेज्ड बाय सम ऑफ द रिजल्ट। नोवाटेक मीनिंग डायरेक्टर डेविड फर्बे, एज कंप्यूटर बिकम मोर एंड मोर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स वी विल obviously शेयर मोर एक्सपीरियंस विद देम। उसके बाद यहाँ पे होपफुली एज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूव एंड कंप्यूटर बिकम्स एवर मोर यूजर फ्रेंडली दो द टेक विल बिकम लेस फ्रीक्वेंट, ये फरबे ने यहाँ पे कहा था। उसके बाद ये कंप्यूटर की रेंज आ गई हैं, तो ये रेंज भी बिल्कुल उसी तरह की है कि यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स कंप्यूटर रेंज एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इट इज़ out to destroy the physical health, the emotional stability, and if left unchallenged, the economic strength of whatever population strikes। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइंस आप ये पढ़ लें कि मेलबोर्न के अंदर वो कहते हैं कि जी अबाउट 83% लोग जो हैं वो गवाह हैं 150 में से, यूएस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो विटनेस हैं जी के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक कि भाई ये अपने कंप्यूटर के ऊपर लोग ऐसे जो है वो तशद्दुद करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर फिजिकल अटैक करते हैं, डिफरेंट उसकी वजह है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताई हैं। कुछ लोग गेमिंग का प्रेशर निकाल देते हैं, कुछ किस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कुछ एंग्री होकर निकाल देते हैं उसके ऊपर गुस्सा, तो खैर उसको टॉर्चर करते हैं। तो यही वहाँ पे बातें लिखी हुई हैं और तो इसमें यहाँ पे कोई खास है नहीं। उसके बाद 70% स्वेयर एट पीसीज। द स्टडी बाय द नेशनल ओपिनियन पोल एंड द सॉफ्टवेयर कंपनी Symantec found that nearly half of all computer users had become angry at some time। वो कहते हैं जी इस स्टडी में भी वही लिखा गया जो मैं आपको पहले बता रहा था कि लोग एंग्री हो जाते हैं समटाइम, अपने कंप्यूटर पे गुस्सा निकालते हैं। ऑलमोस्ट अ थर्ड पीपल हैड फिजिकली अटैक्ड बाय अ कंप्यूटर, 67% एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। कहते हैं कि 67% जो है वो लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर अटैक करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, गुस्सा निकालते हैं, और 70% लोग ऐसे हैं जो अपने कंप्यूटर की कसमें खाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जी 21st सेंचुरी इज एदर अ बिजनेस सर्वे टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजी सर्वे बिजनेस पर्सन। तो ये आप इसको बेशक स्किप कर दें, यहाँ से करना शुरू करें। हेयर आर सम फैक्ट एंड फिगर्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यूजर कैन ओनली फाइंडिंग इंफॉर्मेशन 42% ऑफ द टाइम के कौन से यूजर जो थे वो इंफॉर्मेशन फाइंड कर पा रहे थे, सिर्फ 42% लोग थे। ठीक है जी। 62% वेब शॉपर जो थे वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करना चाह रहे थे, उसको सर्च करते थे। 50% लोग जो पोटेंशियल रखते थे सेलिंग की, लेकिन फ्रॉम अ साइट लॉस्ट बिकॉज पीपल कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन, पीपल कैन नॉट फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये समझ लें कि 50% लोग ऐसे थे जो कि पोटेंशियल रखते थे, ठीक है, बाय करने की, लेकिन उनको क्योंकि प्रोडक्ट मिलती नहीं थी वेबसाइट से, इसलिए उनका लॉस होता था। अब 40% लोग ऐसे थे जो कि साइट के ऊपर उनको अगर एक चीज़ नहीं मिलती थी तो वापस नहीं जाते थे। ठीक है जी। 80% ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट अकर आफ्टर द प्रोडक्ट रिलीज। कहते हैं जी 80% सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस के ऊपर आती है, और ये बिल्कुल सही बात है, और 20% बग्स के ऊपर आ जाती है। अराउंड 60% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्सीड देयर कॉस्ट एस्टिमेशन। कहते हैं जी अबाउट 63% जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो होता है वो अपनी अमाउंट जो फिक्स हुई होती है उससे एक्सीड कर जाता है। उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम क्या होता है कि यूज़र जो होता है वो आज कुछ कह रहा होता है कि आज मेरी ये रिक्वायरमेंट है, 10 दिन बाद वो कुछ और रिक्वायरमेंट करवा के चले जाता है। उसके बाद उसको अपनी रिक्वायरमेंट का ही नहीं पता होता कि मैंने क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। उसके बाद उसका कोई कम्युनिकेशन अगर बैलेंस नहीं बना सॉफ्ट इंजीनियर के साथ, तब भी ये मसला आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये कम्युनिकेशन ऑफ द ACM boo.com, और उसके बाद यहाँ पे स्नैरियोज दिए गए हैं भाई दो, स्नैरियो ए और स्नैरियो बी। स्नैरियो के अंदर कहते हैं, स्नैरियो के अंदर क्या कह रहे हैं कि अ यूज़र कैन इजीली फाइंड आइटम्स। अब यूज़र जो थे वो यहाँ पे आते थे, वेबसाइट के ऊपर सर्च करते थे, उनको आइटम मिल जाता था, तो उनकी सेल जो है वो 100% होती थी और उनको 100% रेवेन्यू मिलता था, और उनकी जो लॉस्ट है वो 0% होती थी। एक दूसरा स्नैरियो ये है कि लोग यहाँ पे आते थे वेबसाइट के ऊपर, सर्चिंग करते थे,
उनको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो एक्चुअल रेवेन्यू उनका 50% होता था और उनको जो लॉस होता था वो 50% होता था। ये सिनेरियो के अंदर सर ने दिखाया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन के इन 2000 द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन सिडनी। दिस केस वाज कॉल्ड ब्रूस लिंडे मैगुरी on 7th June in 1999. The complainant, who is blind, complained to the commission that he was unlawfully discriminated against by the respondent in 3 respects. अब इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने ऑनलाइन क्योंकि सिस्टम रखा था बुकिंग का, तो जो ब्लाइंड पर्सन था उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो टिकट बाय कर सकता, तो उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया और वो अपना केस जीत गया था। ये यहाँ पे इस लाइन के अंदर वो एक्ट वगैरह भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 4 आ गया कि गोल क्या होते हैं HCI के। यहाँ से बेटा आपके मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें थी तो इसलिए मैं वहाँ से ज़रा जल्दी जल्दी बस आपको गुजार रहा था क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। HCI आर टू प्रोड्यूस यूजेबल एंड सेफ्टी सिस्टम एज वेल एज फंक्शनल सिस्टम। देखें जी HCI जो होता है उसको बनाने का मकसद क्या है, उसको क्यों बनाया गया। HCI को बनाने का मकसद देखें ये है कि एक आप यूजेबल सिस्टम, एक सेफ्टी सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसा सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए जिसको यूज़ करना आसान हो, जो आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, जो कि ईजी टू लर्न हो, ईजी टू यूज़ हो, ठीक है जी। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने मेनली पॉइंट हाईलाइट कर दिए। उसके बाद ये फिर से अगेन से वही चीज़ें, यूजिबिलिटी के गोल्स क्या होते हैं, तो इंश्योरिंग दैट इंटरेक्टिव प्रोडक्ट आर ईजी टू लर्न, इफेक्टिव टू यूज़ एंड एंजॉयबल फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव। कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बनाएं वो ईजी टू यूज़ हो, ठीक है, और यूज़र जब उसको यूज़ करे तो वो इंजॉय करे, ठीक है। वही बात, इफेक्टिव टू यूज़, एफिशिएंट टू यूज़, सेफ्टी टू यूज़, हैव अ गुड यूटिलिटी, इजी टू लर्न और इजी टू रिमेंबर, ठीक है। ये इसकी आगे डिटेल दी गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर फर्क बताएं। गुड अ सिस्टम एट डूइंग, या व्हाट इज सपोज टू डू, ये क्या करता है, ये सिस्टम क्या करेगा, इसका ये मतलब है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वो जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो क्या क्या टास्क उसके अंदर मतलब उसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये उसका मतलब है कि उसने क्या करना है और इसमें कि वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है जी। एफिशिएंसी के अंदर क्या आता है कि वो क्या क्या कर सकता है सिस्टम आपका। सेफ्टी के अंदर क्या होता है, सेफ्टी के अंदर हम प्रोटेक्टिंग करते हैं डेंजरस कंडीशन में से। फर्ज करें आपसे कोई गलत की प्रेस हो जाती है, लाइक अक्सर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने वर्ड को, तो हमसे कोई चीज़ गलत टाइप हो जाती है, हमने कॉपी करना तो हमने डेल कर दिया, तो वहाँ पे हम कंट्रोल जी अंडू और रीडू की कमांड देते हैं ना, तो वो इस सिचुएशन में हमें कह रहा है कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही होती है। उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी दिया गया है। यूटिलिटी में क्या होता है, a system provide the kind of functionality so that user can do what they need or what want to do। तो यूज़र को ये सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऐसी फैसिलिटी जिसके थ्रू यूज़र वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। अच्छा, लर्नेबिलिटी किसे कहती है कि हाउ इजी सिस्टम इज लर्न टू यूज़, कि सिस्टम आपको जो है ना वो ईजी हो लर्न करना और यूज़ करना। ये नहीं है कि आप सिस्टम बनाई इतना डिफिकल्ट हो कि उसको कोई यूज़ ही ना कर पाए, क्योंकि हम डिफिकल्ट चीज़ें यूज़ नहीं करते मोस्टली। अच्छा, मेमोरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो सिस्टम बनाएंगे वो अगर एक बार को बंदा समझ लेता है तो उसको वो सारी उम्र ना भूले। अब ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक बंदा आज सीख रहा है और वो कुछ साल बाद कंप्यूटर को ऑन करता है तो उसको पता ही ना हो मुझे क्या करना है। इस चीज़ को हम कहते हैं मेमोरेबिलिटी। उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, वो यहाँ पे सर ने बताया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले जो यूज़र जब उसको यूज़ करे आपका सॉफ्टवेयर तो वो इंजॉय करे, वो फन करे, इंटरटेनमेंट करे, ठीक है। उसके लिए वो हेल्पफुल हो, उसको मोटिवेट करे कि वो दोबारा भी इसको यूज़ करे, ठीक है। अगर आप वो उसको एक चीज़ ही ऐसी देंगे कि वो अकता जाए उससे, तो वो ज़ाहिर है ना खुद यूज़ करेगा ना किसी को रेफर करेगा। इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं बेटा डिफरेंट पर्पस के लिए। फर्ज करें आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग के लिए लाइक हर लैंग्वेज के लिए अलग आईडीज़ हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड मौजूद है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए हम लोगों ने अलग सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। उसके बाद डायनाबुक क्या होता है कि एलन के एक साइंसदान था, उन्होंने डिज़ाइन की थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1970s के अंदर, जिसे स्मॉल टॉक कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टार मशीन का कंसेप्ट दिया गया, ये आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं करने वाले। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है जो आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं इसी तरह 5 लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। क्वालिटी किसे कहते हैं, क्वालिटी हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में खुसूसियात बयान करें, कि हम उसको एक गुड प्रोडक्ट दें। गुड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि वो ईजी टू यूज़ हो, ईजी टू लर्न हो, उसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हों यूज़र हमसे चाहता था, ठीक है जी।
यहाँ पर डिफाइन की हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग। उसके बाद ये भी डिफाइन लिखी हुई है, ये अलग अलग साइंसदानों की डिफाइन लिखी है, आप कोई एक कर लें, ठीक है। और मोस्टली ये डिफाइन ऑप्शन में आई होती है, टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी कर दी। उसके बाद इसके अंदर ये बताया गया है फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, मेंटेबिलिटी होती है और पोर्टेबिलिटी होती है, ठीक है जी। इसको यहाँ पे आप सारे को स्किप करके आ जाएं, ये आपके लिए नहीं करने वाले। उसके बाद ये हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ गया है। Cognitive psychology is concerned primarily with understanding human behavior and the mental process। ये हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को डिस्कस करता है। तो काउंट फॉर ह्यूमन बिहेवियर कॉग्निटिव साइकोलॉजी हैज अडॉप्टेड द नोटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एवरीथिंग वी सी, फील, टच, स्मेल एंड डू इज काउच इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है जी, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे डिटेल में आएगा तो मैं आपको वहीं पे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ था। तो खैर ये आगे आ जाता है इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।